नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 दिन आपको मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिया था और जो शेड्यूल दिया गया था उसमें आपको बताया गया था कि 3 दिन आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। डेट 31, 32 और 33 इन 3 दिन आपको जो प्रश्न दिए गए थे उसका अभ्यास करना था। मैं जान रहा हूँ कि आप सब लोगों को दिक्कत आ रही है कि उत्तर कैसे लिखें, इस को लेकर समस्याएं लगातार आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने ये सोचा है कि चलिए उत्तर लेखन भी हम सिखाते हैं। तो आंसर राइटिंग का एक मॉड्यूल की शुरुआत हमने की है। पहला वीडियो हमने डाल दिया था, 2 दिन पहले डला हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लें। समय समय पर 4-5 दिन के गैप से एक एक करके आंसर राइटिंग के वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। और जो हमारा पद्य वाला जो शेड्यूल था वो जैसा हमने डिसाइड किया था वैसे ही ये चलता रहेगा। तो आज डे 34 है हमारा और आज हमें रीतिकाल से शुरुआत करनी थी। 3 दिन आपने प्रश्न पे दिए, तो रीतिकाल आज हम पढ़ेंगे और रीतिकाल के जो भी टॉपिक्स हैं आज के वो पढ़ेंगे। आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया लिखते रहिए और जिनको चेक कराना है वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसे ही और मॉड्यूल आपके लिए हम लाते रहेंगे आपके फीडबैक के अनुसार। अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो उसी मॉड्यूल को ज़्यादा और बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम रीतिकाल शुरू करेंगे। रीतिकाल शुरू करने से पहले 1-2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक अपने हिंदी साहित्य का। आसान टॉपिक नहीं कह सकता मैं, सबसे कठिन टॉपिक, सबसे तो कठिन नहीं कहूँगा, वन ऑफ द कठिन टॉपिक ये है। तो रीतिकाल को लेके थोड़ा सा रिवीजन की बजाय मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी ध्यान दूंगा। तो हो सकता है कि वीडियोस थोड़े बड़े बड़े आपको नज़र आए, तो उसको लेके घबराना नहीं है, पूरा वीडियो देखना ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आए। रिवीजन वीडियो होता है कि जो चीज़ें बिल्कुल स्टैटिक हैं, जो केवल बोल देने से या समझा देने से काम चल जाएगा। इसमें डिटेल में समझाना पड़ेगा क्योंकि एक टफ टॉपिक है। तो थोड़ा सा ये मानिए कि पूरा क्लास में जैसे पढ़ाते वैसा भी नहीं, तो थोड़ा सा उससे गति तेज़ रखते हुए थोड़ा सा पढ़ाने की भी मैं कोशिश करूँगा। ये रिवीजन वीडियो इसको ना मानते हुए इसको इस रूप में देखें कि थोड़ा सा सर पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रीतिकाल शुरू करेंगे तो रीतिकाल से क्या तात्पर्य है, इसकी उदय की क्या पृष्ठभूमि है, साहित्य का वर्गीकरण रीतिकाल में कैसे किया गया है और रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। ये 4 टॉपिक हमको आज देखने हैं। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है रीतिकाल से क्या अभिप्राय है, अर्थात रीति जो काल आया है, रीतिकाल, इसमें जो वर्ड आपके समक्ष आया है रीति, इस रीति से पहले इसका तात्पर्य क्या है ये हमें समझना है, ठीक है। तो रीति से अभिप्राय क्या है, देखिए दो इसमें मत हैं। एक मत है कि ये काव्य शास्त्र का कोई रीति संप्रदाय है, एक संप्रदाय विशेष है जिसका नाम रीति रखा गया है, पर यह मान्यता ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है। इसको बहुत जो हिंदी साहित्य के जो विश्लेषक हैं उनके द्वारा इसको खारिज किया गया है। दूसरी जो मान्यता जो मान्य है वो ये है कि रीतिकाल क्या है, एक अनुकरण करने की प्रवृत्ति है। अनुकरण का मतलब फॉलो, इंग्लिश में अगर बोलूँ फॉलो, कि अनुकरण करते हैं, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उस अनुकरण करने की प्रवृत्ति को रीति कहा गया है। अब वो अनुकरण क्या है, ये क्या करते हैं, अन्य शास्त्रीय ग्रंथों या सिद्धांतों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों एवं सिद्धांतों का अनुकरण करने का मतलब जो पुराने पारंपरिक जो शास्त्र और जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अनुकरण करते हैं। जैसे संस्कृत शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनका अनुकरण अगर ये कर रहे हैं तो उसे रीति कहा गया है। तो रीति काव्य क्या हुआ, वह काव्य जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई है। और वो विशिष्ट पद्धति और नियम कहाँ से आ रहे हैं, शास्त्रीय ग्रंथों व सिद्धांतों से। तो ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आपको आ गई कि एक शास्त्रीय जो संस्कृत परंपरा है उसके सिद्धांतों, नियमों और पद्धति को ध्यान में रख के जो लिखा गया है वह क्या है, रीति काव्य है। क्लियर है। अगला, तो इसमें जो हमारे जो रीतिकाल के कवि हैं देव,
इन्होंने कथन लिखा है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन आपको समझना आना होना चाहिए कि रीतिकाल से क्या तात्पर्य है। रीतिकाल मतलब विशेष अनुकरण। अनुकरण किसका? शास्त्रीय या संस्कृत शास्त्र के ग्रंथों के पद्धति या नियमों का। अब दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि क्या है। उदय की पृष्ठभूमि का मतलब है कि तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी जिसने रीतिकाल के उद्भव में सकारात्मक योगदान दिया। तो देखिए, उस दौरान क्या है, मुगलों का आगमन हो चुका है देश में, और वो भारत में केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बहुत बड़ी सत्ता के रूप में मुगल अपने यहाँ स्थापित हो चुके हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि मुगलों का कब आए थे, क्या आए थे, कैसे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया था, वो सारा आप हिस्ट्री में देखेंगे। पर केवल इतना ध्यान रखिए, पूरे भारत जो वर्ष है, जो भारतवर्ष है, उसमें जो भारतवर्ष है इस पूरे में कौन आ चुके हैं? मुगल आ चुके हैं। ठीक है। अब जब मुगल केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित हैं तो युद्ध क्या हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, या ना के बराबर हो रहे हैं। युद्ध महत्वपूर्ण नहीं हो रहे। जैसे आदिकाल में युद्ध का काल कहा जाता है। तो आदिकाल में एक वीर गाथात्मकता एक प्रवृत्ति के रूप में उभरता है, जिसे रासो काव्य भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मुगलों का आगमन हो चुका है, जिससे युद्ध ना के बराबर हो रहे हैं। तो ऐसे में दरबारी परिवेश क्या है? प्रभावी है ना। लड़ाई झगड़े प्रभावी ना हो के दरबारी जो माहौल है वो प्रभावी है। अब दरबारी परिवेश में दो तरह की ही कविताएं देखने को मिलती हैं। पहली होती है वीरता और दूसरी होती है श्रृंगार। वीरता, क्योंकि युद्ध होंगे तो आपको ओजस्वीपूर्ण मोटिवेट करने के लिए कविताएं लिखनी पड़ेंगी। राजाओं को, सैनिकों को, सेनापतियों को, इनको क्या करोगे? आप मोटिवेट करोगे। अब देखो, युद्ध तो नहीं हो रहे, तो वीरता तो मुख्य विषय नहीं हो सकता। तो दूसरा जो मुख्य विषय आएगा वो आएगा श्रृंगार। तो यही कारण है कि मुगलों के आगमन और केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित होने के पश्चात युद्ध ना के बराबर होने की वजह से श्रृंगार ही एकमात्र प्रवृत्ति के रूप में उभरा, और जो रीतिकाल में हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। ये तो हुआ कि भाई श्रृंगार केंद्र में क्यों आया। ठीक है। ऐसे आपने जब भक्ति काव्य पढ़ाओ, है ना, तो भक्ति काव्य केंद्र में क्यों आया, इसकी अपनी पृष्ठभूमि देखी थी हमने। ठीक है। अब देखो, ये तो समझ आया कि चलो श्रृंगार मुख्य विषय आ गया, पर रीतिकाल कैसे बनाइए। तो देखिए, दौर है सामंती व्यवस्था का दौर। सामंती व्यवस्था में क्या होता है? एक भूपति होता है, वो अपने आकृषकों का एक दल रखता है। ये सब कृषि करेंगे, ये उसमें टैक्स लेगा, और ये क्या होगा? एक अमीर रहे हैं। उलेमा वगैरह जैसे वर्ड आपने हिस्ट्री में सुने होंगे। तो सामंती व्यवस्था का दौर है। तो सामंती व्यवस्था में पैसा इनके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है, मेहनत करनी नहीं पड़ रही। तो जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आपके पास खाली समय भी रहता है, अगर मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और खाली समय में ही हॉबीज़ आती हैं। ठीक है। रुचियाँ, पैसा और समय, ये दोनों आपको रुचियों की तरफ उन्मुख करता है। तो रुचियों का विकास होता है। ऐसी एक रुचि इनको हुई सामंती व्यवस्था के दौर में, वो थी कि शास्त्रीय ज्ञान को समझा जाए। क्या था शास्त्रीय ज्ञान? इसको चलिए हम भी समझते हैं। तो इनकी इच्छा हुई कि चलो शास्त्रीय ज्ञान लिया जाए। तो स्वयं एक तरीका तो था कि स्वयं लें, एक तरीका था कि कोई हमें सिखा दे शास्त्रीय ज्ञान। तो ऐसे ही एक कवियों का वर्ग का उदय हुआ, जिसने क्या किया? इन शास्त्रीय ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत किया, इसको ईजी बनाया, ताकि सामंती व्यवस्था दौर के जो लोग हैं वो इसको समझ सकें। कैसे किया? तो एक तो पहले संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत तो आम जीवन की भाषा रह नहीं गई थी, सबको समझ भी नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या किया? शास्त्रों के ग्रंथों का, शास्त्रों के जो लक्षण हैं, सिद्धांत, लक्षण या सिद्धांत आप इसे कह सकते हैं, सिद्धांतों का इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया, इसको ट्रांसलेट किया। किस में? लोक भाषाओं में। किस में? लोक भाषाओं में। और उस टाइम पे प्रचलित भाषा थी ब्रज। ठीक है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने शास्त्रों के लक्षणों और ग्रंथों का अनुवाद किया। और जब अनुवाद तो कर दिया, लेकिन जब उसको उदाहरण दे के समझाया, तो उसके दौरान उन्होंने क्या की? कविताओं की रचना की। ठीक है। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा कहलाई लक्षण ग्रंथ परंपरा। बार बार नाम आएगा, हर उत्तर में नाम लिखा जाएगा।
तो आप इसको याद रख लीजिए, लक्षण ग्रंथ परंपरा। कौन सी परंपरा है ये? लक्षण ग्रंथ परंपरा है ये, ठीक है। लक्षण ग्रंथ परंपरा क्या है? लक्षण ग्रंथ परंपरा ये है कि शास्त्रीय जो हमारे ग्रंथ हैं उनके जो लक्षण हैं, लक्षण या सिद्धांत, मतलब उनके जो सिद्धांत हैं उसको इन्होंने अनुवाद किया और उदाहरण के क्रम में क्या की? कविता लिखी। तो ये लक्षण उदाहरण परंपरा जो है, लक्षण ग्रंथ परंपरा जो है, ये पॉपुलर हुई रीतिकाल की। यही बहुत बड़ी विशेषता है रीतिकाल की। और इस ऐसे जो कवि जिन्होंने क्या किया, शास्त्रीय ज्ञान को सर्वसुलभ कराया और आसान बनाया, तो इनको क्या कहा गया? आचार्य कवि। मतलब इनको एक तरह से गुरु की उपमा दी गई और इनको आचार्य कवि कहा गया। और इस पूरी काव्य धारा को कहा जाता है रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य। जैसे मान लीजिए कि अलंकार सिखाना है आपको, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अलंकार सिखाना है तो अलंकारों पे 10 पंक्तियों का संस्कृत में सिद्धांत दिया गया है, लेकिन वो सबको नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप क्या करेंगे? इसको ब्रज भाषा में अनुवाद करेंगे। तो ये सरल हो गया कि कैसे अलंकार, कौन कौन सा अलंकार कैसे बनता है, ये आपने ब्रज भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब सिद्धांत तो ट्रांसलेट हो गया, लेकिन आप उदाहरण देके भी समझाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अलंकारों पर, अलग अलग अलंकारों पर क्या करेंगे? कविता लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी परंपरा है ये कहलाएगी लक्षण ग्रंथ परंपरा। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक तो इसमें अलग अलग धाराएं देखने को मिलेंगी, वो हम समझते हैं। तो एक तो हमने समझा रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य धारा कौन सी थी, ठीक है, जो लक्षण ग्रंथ परंपरा को फॉलो कर रही है। और ऐसे जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? आचार्य कवि। अब जब इस रीति काल का जब उत्तरार्ध आता है, जो अंतिम जो काल आता है, उसमें क्या होता है कि मुगल सत्ता अब टूट चुकी है, ठीक है। मुगल सत्ता टूटने का मतलब अब दरबारीपन व रीतिवाद से क्या हो गई है? मुक्त हो गई है। तो किससे मुक्त हो जाएगी? श्रृंगार से मुक्त हो जाएगी। तो श्रृंगार से जब मुक्त हो गई तो इस रीतिवाद से मुक्त होने के बाद कुछ एक और धारा देखने को मिली जिसे कहा गया रीति मुक्त काव्य धारा। ये इसी काव्य धारा की विभिन्न विशेषताएं हैं जो मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अभी समझ लो कौन सी क्या है। तो दूसरी जो किससे मुक्त है? दरबारीपन से भी मुक्त है और रीतिवाद से भी मुक्त है, उसे क्या कहा गया? रीति मुक्त काव्य धारा। कुछ ऐसे लोग भी थे उस दौरान जो मुगलों से टक्कर ले रहे थे, मुगलों से युद्ध कर रहे थे। ऐसे लोगों ने मुगल सत्ता के खिलाफ दरबार में रहकर कविता लिखी। मतलब थे तो दरबार में, लेकिन मुगलों के खिलाफ लिखी है। तो विषय क्या होगा? वीर गाथा विषय होगा, वीर गाथात्मकता विषय होगा, वीरता विषय होगा। इनको कहा गया रीति इतर, रीति से अलग रीति इतर। फिर तीसरा जो दरबार के बाहर भी लिखी गई और दरबार में भी लिखी गई, वो नीति काव्य एवं भक्ति काव्य। ये चार्ट से समझाऊंगा मैं। अभी जो आपको ध्यान रखना है, हमारे सामने वर्ड क्या क्या आ रहे हैं? रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति इतर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य। ये कीवर्ड्स पकड़ लो आप, ये क्लैरिटी आगे आ जाएगी। अब समझते हैं, देखिए पहले चार्ट समझा देता हूँ, उसके बाद में ये समझिए, ठीक है। देखिए, इसी के आधार पर साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। पहली जो काव्यधारा है वो रीतिबद्ध, ये सारे रीतिकाल हैं, है ना, ये सारे क्या है? रीतिकाल। ये रीतिबद्ध कह लो या रीति काव्य कह लो। पहली जो काव्यधारा है जो हमने सबसे पढ़ी, तो इसमें क्या हुआ? लक्षण ग्रंथ परंपरा हुई। उदाहरण शैली के रूप में उन्होंने क्या की? कविता लिखी। और इसको क्या कहा गया? रीतिबद्ध काव्य। और इनके कवियों को कहा गया आचार्य कवि। तो ये तो आपको है, क्लैरिटी आ गई है आपको। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं केशवदास और पद्माकर। देखो, जब मैंने तैयारी की थी ना, मेरे को ये क्लैरिटी थी ही नहीं, सच बताऊं तो। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि केशवदास किस में आते हैं, पद्माकर किस में आते हैं, घनानंद कहाँ पर हैं।
ये कुछ नहीं है, पर बहुत बार बार समझ के जब मैंने समझा तो ये समझ आया, ये जो चार्ट है ये क्लैरिटी मेरे को आई। ठीक है, तो पहली चीज़ लक्षण ग्रंथ परंपरा मैंने आपको बताई, संस्कृतीय ज्ञान को सरल बनाना, ब्रज भाषा में अनुवाद करना और उदाहरण के रूप में कविता लिखना, ये कहलाए रीतिबद्ध कवि। केशवदास और पद्माकर का नाम याद कर लो। दूसरी है एक जो कवि का वर्ग है वो है रीति सिद्ध, याद रखना इस नाम को, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में क्या किया, इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का अनुवाद तो नहीं किया, लेकिन केवल कविताएं लिखी। और कविताएं कैसे लिखी, इसके जो सिद्धांत थे उसको ध्यान में रखते हुए लिखी है। मतलब कोई ये क्या कर रहे, कोई शास्त्रीय ज्ञान को आसान नहीं बना रहे, लेकिन हाँ वो जो शास्त्रीय ज्ञान इनके पास था उसके आधार पर इन्होंने कविताएं लिख दी। ऐसे में कवि जो थे वो थे बिहारी, यही हमारे सिलेबस में है पेपर 2 में। तो वो कहलाए रीति सिद्ध, रीति को सिद्ध कर रहे हैं, रीति के अनुसार नहीं चल रहे, रीतिबद्ध नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे रीति सिद्ध। तो दो अंतर आए इसमें, और इसमें क्या किया, कविता दोनों करें, उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या करें, लक्षण ग्रंथ परंपरा का अनुवाद नहीं कर रहे, सरल नहीं बना रहे, लेकिन उसका क्या पालन जरूर कर रहे हैं। तो ये कहलाए रीति सिद्ध। रीति मुक्त एकदम क्लियर है, ना तो लक्षण ग्रंथ परंपरा में है ना दरबारी संस्कृति में है, वो कहलाए रीति मुक्त। रीति इतर जो इस पूरी प्रक्रिया से अलग है वो है रीति इतर। इसमें दो तरह के काव्य देखने को मिले, दरबारी और गैर दरबारी। दरबारी में मैंने आपको बताया भूषण, गुरु गोविंद सिंह, ये वो लोग थे जो मुगलों से लड़ रहे थे, तो इन्होंने क्या लिखे, वीर काव्य। और कुछ एक गैर दरबारी रूप में भी कुछ नीति काव्य लिख रहे थे, उपदेश दे रहे थे, संदेश दे रहे थे, वो कहलाए नीति काव्य, वृंद, गिरिधर और कबीराय। अब देखिए इस चार्ट को समझते हैं। ठीक है, हाँ, रीति मुक्त कौन है, रीति मुक्त घनानंद है। घनानंद भी हमारे पेपर 1 में है। ठीक है, पद्माकर भी हमारे पेपर 1 में है, केशवदास हमारे पेपर 1 में है। ठीक है, तो दोबारा समझ लो, लक्षण ग्रंथ परंपरा, अनुवाद किया, उदाहरण लिखा, कविताएं लिखी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध कहलाए और आचार्य कवि कहलाए। क्लियर है। केशवदास, पद्माकर, रीति सिद्ध जो ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत का नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखते केवल कविताएं लिख रहे हैं, बिहारी। रीतिमुक्त ना लक्षण ग्रंथ परंपरा से कोई लेना देना है, ना दरबार से कोई लेना देना है, वो कौन है, घनानंद। रीति इतर जो इस परंपरा से अलग हटके लिख रहे हैं, तो कुछ दरबार में लिख रहे होंगे, कुछ गैर दरबार में। दरबार में जो लिख रहे हैं वो कहलाया वीर काव्य, और जो गैर दरबारी कहलाया वो नीति काव्य और भक्ति काव्य। ये क्लैरिटी इस चार्ट की आपको होनी चाहिए। अब देखिए ये समझिए, ये वाला चार्ट, रीति मुक्त दरबार में लिखेंगे क्या, नहीं। लक्षण ग्रंथ परंपरा लिखेंगे का पालन करेंगे, नहीं। रीति इतर में क्या करेंगे, दरबार में लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं। देखिए रीति इतर में दरबार हो सकता है, और लक्षण ग्रंथ परंपरा नहीं होगी। नीति काव्य क्या होगा, गैर दरबारी होगा, दरबार में भी नहीं है और लक्षण ग्रंथ परंपरा भी नहीं है। ऐसे और भी लिखना चाहे मान लीजिए हम, तो भक्ति काव्य दरबार में होगा, नहीं। क्या लक्षण ग्रंथ परंपरा से होगा, नहीं। ऐसे ही एक और डाल देता हूँ मैं आपको सिखाने के लिए, रीतिबद्ध दरबार में होगा, हाँ। लक्षण ग्रंथ परंपरा होगी, हाँ। तो इस तरीके से आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आंसर लिखोगे ना उस टाइम पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो साहित्य का वर्गीकरण हमने देख लिया, सारे कवियों को देख लिया, याद कर लेना, याद करा रहा हूँ। रीतिबद्ध बताओ कौन कौन से कवि, घनानंद हैं, नो। रीतिबद्ध कौन, केशवदास एंड पद्माकर। रीति सिद्ध, बिहारी। रीति मुक्त, घनानंद। रीति इतर में, दरबारी में, वीर गाथा में गुरु गोविंद सिंह, भूषण, और नीति काव्य में आ जाएंगे वृंद, गिरधर, कबीराय। ठीक है। आखिरी जो टॉपिक है आज का, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए रीतिकाल में हमने क्या दिया, रीति का क्या मतलब है, लक्षण ग्रंथ परंपरा समझी, उद्योग की क्या पृष्ठभूमि थी ये समझी, साहित्य का वर्गीकरण कैसे किया गया ये समझ लिया। अब बात आती है रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखो जब भी ऐसा कोई टॉपिक बनता है उसका एकमात्र कारण ये होता है कि दो मत कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो दो मत है, एक मत है शुक्ल जी का और एक मत है डॉक्टर नगेंद्र का। दोनों मत समझ लेते हैं, दोनों के लॉजिक समझ लेते हैं, रीजन समझ लेते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक शुक्ल जी मानते हैं चिंतामणि को। इसका मतलब वैसे रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, केशवदास है,
माना ये गया। तो केशव दास को ना मानते हुए चिंतामणि त्रिपाठी को ये प्रवर्तक मानते हैं, जबकि नगेंद्र बोलते हैं नहीं, केशव दास प्रवर्तक थे। अब केशव दास को खारिज करेंगे कौन? शुक्ल जी। क्या क्या लॉजिक देके खारिज करते हैं पहले समझ लेते हैं। तर्क देखिए, बोलते केशव दास अलंकारिक आचार्य ना कि रसवादी, इसलिए बाद की रीतिकालीन प्रवृत्ति रसवादी है। मतलब ये कहते हैं कि जब केशव दास ने रीतिकाल या श्रृंगार लिखना शुरू किया तो रस के साथ नहीं लिखा, जबकि पूरा रीतिकाल रसवादी है। तो इनको, केशव दास को हम प्रवर्तक नहीं कह सकते। ये कहते कि लक्षण ग्रंथों में संस्कृत की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया, जबकि रीतिवादियों ने संस्कृत की परवर्ती मतलब ये कह रहे हैं संस्कृत की भी दो परंपराएं हैं, एक पूर्ववर्ती एक परवर्ती। तो ये कह रहे हैं केशव दास ने पूर्ववर्ती परंपरा का पालन किया, जबकि बाकियों ने परवर्ती परंपरा का पालन किया, इसलिए केशव दास प्रवर्तक नहीं हो सकते। केशव दास की कवि प्रिया की रचना चिंतामणि से काफ़ी पहले की है। केशव दास के पास परंपरा अविच्छिन्न रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। केशव दास के पास 40 वर्षों तक किसी ने लक्षण ग्रंथ परंपरा पर नहीं लिखा, तो इसको शुरुआत में आप इसको प्रवर्तक नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूस परंपरा नहीं थी। केशव दास जब लिख रहे थे उसके बाद जब चिंतामणि आए तब तक 40 वर्षों का समय निकल चुका था। तो इनको मूल प्रवर्तक माना जाना चाहिए, न कि केशव दास को। अब खारिज करेंगे कौन? डॉक्टर नगेंद्र। यद्यपि केशव दास अलंकारवादी थे, लेकिन अलंकार अर्थ को व्यापक अर्थ में लिया जा सकता है, जिसमें रस भी शामिल हो सकता है। अलंकार की सीमित परिभाषा न रखते हुए आप विस्तृत परिभाषा रखो और मानो कि अलंकार क्या है? रसवाद ही है। और उनका जो अलंकार है वो रसवाद का कहीं भी विरोध नहीं करता। तो अलंकार बराबर रसवादी मान लें तो ये लॉजिक सही लगता है। अब बोले कि भाई केशव दास ने लिखा और उसके बाद 40 वर्ष तक किसी ने नहीं लिखा, तो उसमें केशव दास की क्या गलती है? परंपरा की निरंतरता न होने से केशववाद का कोई दोष नहीं, और न ही चिंतामणि की कोई योग्यता है कि उसमें चिंतामणि ने क्या उखाड़ लिया। केशव दास अच्छा लिख रहे थे, उसके बाद कोई नहीं लिखा, मेरी क्या गलती है? और चिंतामणि, और उसके बाद वो 40 वर्ष बाद लिख रहा है, तो उसमें उसको क्या एडवांटेज मिलना चाहिए? इसलिए लॉजिक को देखते हुए केशव दास ही क्या है? रीतिकाल के प्रवर्तक। तथापि रीतिकाल काव्य का विकास चिंतामणि त्रिपाठी के बाद हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केशव दास को हमें क्या मानना है? प्रवर्तक मानना है। ठीक है, प्रवर्तक मानना है। तो ये जो टॉपिक है कि कौन है रीतिकाल का प्रवर्तक, शॉर्ट नोट आता है कई बार, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके मूलभूत बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो चारों टॉपिक हो गए हैं। उम्मीद है मैंने थोड़ा डिटेल में कवर किया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए। फीडबैक दीजिएगा कि अगर ऐसे करना है थोड़ा डिटेल में तो मैं इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, नहीं जैसे फास्टन मोड में हम चलते हैं उस रूप में हम वीडियो को रिकॉर्ड करें। अगले वीक में आंसर राइटिंग का एक वीडियो और डालूंगा मैं, जिसमें मैं आपको डिमांड ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की मांग सिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न की मांग को समझा जाए। मेरे अगले 2-3 वीडियोज़ में आपको एक भी उत्तर नहीं लिखना है और फिर भी आप 50% अंक लाने की स्थिति में होंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? क्योंकि आंसर राइटिंग की जो कला है ना, वो विषय वस्तु या इन चीज़ों से नहीं है। प्रश्न कैसे समझें, उत्तर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कंटेंट तो सब्सिडरी हो जाता है बाद में। इसलिए यही जो कला है इसी को मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ। पहला वीडियो देख लीजिए भाई जिसने नहीं देखा है। कबीर के वीडियो मैंने आपको सेलेक्ट करके रखे हैं कि आप वो देखिए, क्योंकि मैं कबीर के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, या उदाहरण जो लूँगा वो कबीर के लूँगा। ठीक है, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी, तो जिसका भी जो बचा हुआ सिलेबस रहेगा वो कवर कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग का वीडियो देख लीजिएगा और आंसर राइटिंग का अभ्यास भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीक में वीक 6 में रीतिकाल को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।